हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। एविडेंस एक्ट की बात करें तो हमें सबसे पहले कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनका पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस एक्ट के अंदर या कुछ अदर एक्ट्स के अंदर बार बार यूज़ होती हैं। और ये जो टर्म्स है हमारे एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर, यानी कि जो इंटरप्रिटेशन क्लोज है उसमें प्रोवाइड की गई हैं। जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि फैक्ट क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है, एविडेंस क्या है, जो कि एविडेंस एक्ट के अलावा कुछ और एक्ट्स के अंदर भी यूज़ होती है। जैसे कि सीपीसी के अंदर जब हम प्लीडिंग की ड्राफ्टिंग की बात करते हैं या प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट की ड्राफ्टिंग के जब बेसिक रूल्स हैं अगर उनकी बात करते हैं तो वहाँ पर एक मेंशन किया होता है कि प्लीडिंग के अंदर हमें ओनली फैक्ट मेंशन करने चाहिए, एविडेंस नहीं। तो यहाँ पे अगर हमें फैक्ट का जो मीनिंग है वो पता हो तो वहाँ पर हमें ड्राफ्टिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और एविडेंस एक्ट की बात करें तो इसमें फैक्ट और फैक्ट इन इशू और एविडेंस इसी का खेल है। तो इसको अगर हम एविडेंस एक्ट को जैसे कि हम यहाँ पे एक सीरीज है जो एविडेंस एक्ट की करने वाले हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करने में ये तीनों जो टर्म हैं हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले, क्योंकि जो पूरा एविडेंस एक्ट है वो इन्हीं टर्म्स के ऊपर बेस्ड है। तो इन तीनों टर्म्स को आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में विद एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको उन एग्जाम्पल्स के थ्रू ये जो टर्म्स है अच्छे से समझ में आएगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ, ये जो एविडेंस एक्ट के रिगार्डिंग जो प्लेलिस्ट है वो आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर चैनल पे जाके ये चैनल प्लेलिस्ट सेक्शन है यहाँ से इसको बुकमार्क कर लें, ताकि बार बार आपको इसके रिगार्डिंग जो वीडियोज़ है उनको फाइंड आउट करने में कोई भी तरह की दिक्कत ना हो। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फैक्ट क्या है, जो कि हमारे सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट में प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर लॉ ऑफ एविडेंस अगर उसके फंक्शन की हम बात करें या फिर एविडेंस की जो डेफिनेशन है जो कि इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे, तो उनको अगर देखें तो वो मेनली डील किससे करती है, फैक्ट से डील करती हैं। और जो एविडेंस है वो या जो केस है वो ओनली उस केस के फैक्ट्स तक कन्फाइंड होता है। तो इसीलिए जो डेफिनेशन है फैक्ट की उसको यहाँ पर एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी हो गया था। और इसीलिए हम सबसे पहले फैक्ट की डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि सेक्शन 3 क्या कहता है कि फैक्ट्स मीन एंड इंक्लूड। यहाँ पर फैक्ट का मतलब या इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं वो कहा गया है। इस सेक्शन में क्या क्या इंक्लूड है। फर्स्ट है एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंस। और सेकंड क्या है, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। अब इन दोनों लाइनों का मतलब क्या है, इनका मतलब हम समझते हैं एक एग्जांपल्स के थ्रू जो कि एविडेंस एक्ट में ही प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि दैट देयर आर अ सर्टेन ऑब्जेक्ट जो कि अरेंज्ड इन सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। तो यहाँ पर पहली जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था जिसमें क्या कहा था, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग। स्टेट ऑफ थिंग मतलब जो कि अरेंज्ड किस स्थिति में की गई है, या फिर उनका एक दूसरे के साथ में रिलेशन क्या है। अब कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंस का क्या मतलब है, जैसे कि हमारे जो शरीर की सेंसेस यानी कि इंद्रियां हैं उनके थ्रू हम अगर उनको परसीव कर सकते हैं, यानी कि वो परसीव करने लायक, यानी कि जैसे कि जो थिंग्स हैं अरेंज की गई है हम उनको बाय टच के थ्रू परसीव कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं आंखों से। ये टच की बात थी। जैसे सेकंड एग्जांपल क्या है कि दैट एक मैन हियर एंड शो समथिंग इज अ फैक्ट। जैसे कानों की जो सेंस है हमारी उसके थ्रू हमने कुछ सुना है तो वो भी यहाँ पे फैक्ट है। आंखों से हमने कुछ देखा यानी कि आंखों वाली सेंस से हमने कुछ देखा है तो वो भी एक फैक्ट है। दैट मैन सेड सर्टेन वर्ड, जैसे किसी व्यक्ति ने अपने माउथ से कुछ बोला है वो भी एक फैक्ट है। तो ये थे कुछ फैक्ट। अब सेकंड पॉइंट में देखें तो क्या है कि कोई व्यक्ति है जो अपनी सर्टेन ओपिनियन होल्ड करता है, उसकी कोई सर्टेन इंटेंशन है, या फिर वो क्या कर रहा है, एक्ट इन गुड फेथ, फ्रॉडलेंटली, या कोई पार्टिकुलर जो वर्ड पार्टिकुलर सेंस में यूज कर रहा है, या फिर क्या है, इट इज और वाज एट अ स्पेसिफिक टाइम कॉन्शियस था ऑफ पार्टिकुलर सेंसेशन, कुछ पार्टिकुलर सेंसेशन का वो कॉन्शियस था। तो ये जो सिचुएशंस हैं इनको हम फैक्ट कहेंगे। ये फैक्ट आते हैं जो सेकंड पॉइंट है, इनकी मेंटल कंडीशंस, जो भी मेंटल कंडीशन के रिगार्डिंग बातें हैं वो भी यहाँ पे फैक्ट के अंदर इंक्लूड की गई है। जैसे किसी पर्सन की रेपुटेशन है वो भी यहाँ पर एक फैक्ट के अंदर इंक्लूड होती है। तो यहाँ पर जैसे इस डेफिनेशन में इंक्लूड वर्ड किया गया, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन या कहीं इंटरप्रिटेशन है वो एक इंक्लूसिव है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जा सकता है। ये जो डेफिनेशन है वो फिजिकल थिंग्स के साथ में अकेले डील नहीं करती, यहाँ पर कुछ
हिडन्स जो कि फिजिकल हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे बाहर है, उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जैसा कि हमने अभी किसी पर्सन की माइंड की कंडीशंस को देखा है, वो भी इसमें इंक्लूड है। या फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की हेल्थ है, वो भी एक फैक्ट है, उस पर्सन के हेल्थ का स्टेटस क्या है वो भी एक फैक्ट के अंदर इंक्लूड होता है। तो ये था फैक्ट क्या होता है, जो कि हमारे सेक्शन 3 के अंदर इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर डिफाइन किया गया है। आई थिंक ये फैक्ट के रिगार्डिंग आपको एवरी टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं फैक्ट इन इशू, जो कि हमारे सेक्शन 3 के अंदर ही प्रोवाइड किए गए हैं। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि जो पार्टिकुलर केस के अंदर जो एविडेंस प्रोवाइड किए जाते हैं पार्टीज़ के द्वारा, वो उन फैक्ट्स जो कि केस के हैं उन्हीं तक कन्फाइंड होते हैं। तो यहाँ पर कहने वाली बात ये है कि जो फैक्ट्स हैं जो केस से रिलेटेड नहीं हैं, केस के जो पार्टीज से कंसर्न नहीं हैं, तो वहाँ पर उन फैक्ट्स के रिगार्डिंग जो एविडेंस को प्रोड्यूस करना मतलब कि कोर्ट का टाइम वेस्ट करना है। तो ऐसे फैक्ट्स को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाता। या फिर यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट्स का रेफरेंस करें जहाँ पर कुछ एक एरिया है जिनके ऊपर पार्टीज हैं वो एग्रीमेंट में है उन फैक्ट्स के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं हो सकता ऐसे फैक्ट्स के रिगार्डिंग। या फिर कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि एक पार्टी के द्वारा एलेज किए गए हैं और दूसरी पार्टी ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई नेम है पार्टी का, या उसका एड्रेस है, या फिर किसी पार्टिकुलर ओकेजन के टाइम उसकी प्रेजेंस है, तो ऐसे फैक्ट्स को जो कि एडमिट हैं दूसरी के पार्टी के द्वारा, तो उनके रिगार्डिंग कोई एविडेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती उन फैक्ट्स के रेफरेंस में। तो ये फैक्ट भी फैक्ट इन इश्यू के अंदर नहीं आते। तो एविडेंस कौन से फैक्ट के रिगार्डिंग नेसेसरी होते हैं? तो एविडेंस उन फैक्ट्स के रिगार्डिंग नेसेसरी बन जाते हैं, उन फैक्ट्स के रेफरेंस में नेसेसरी बन जाते हैं जो कि एक्चुअली क्या है, इन कंट्रोवर्सी और डिस्प्यूट में है बिटवीन द पार्टी। तो यहाँ पर फर्स्ट जो ड्यूटी किसकी होती है, कोर्ट की, उन एरिया को जो कि कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टी उनको आइडेंटिफाई करने की, उनको असरटेन करने की। तो यहाँ पर कोर्ट सबसे पहले शॉर्ट आउट करती है उन इश्यूज़ को, एंड जो फैक्ट डिस्प्यूट्स के अंदर है जो कि कोर्ट के द्वारा असरटेन किए जाते हैं, हम उन्हीं को ही फैक्ट इन इशू कहते हैं। तो यहाँ पर हम पहले फैक्ट इन इशू की जो डेफिनेशन दी गई है इंटरप्रिटेशन क्लॉज में उसको देखते हैं। तो उसमें क्या कहा गया है कि फैक्ट इन इशू, द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड, यानी कि उसमें का मतलब क्या है या उसमें क्या इंक्लूड किया जाता है कि एनी फैक्ट फ्रॉम विच, कोई भी फैक्ट जिससे आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद द अदर फैक्ट, या तो उसके फैक्ट के खुद के द्वारा या उस फैक्ट का किसी और फैक्ट के द्वारा कनेक्शन होने से क्या पता चलता है, द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, यानी कि राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटीज के रिगार्डिंग उनके कोई एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, इन चीज़ों का पता चलता है। असर्टेड और डिनाई इन एनी शूट और प्रोसीडिंग, यानी कि उनकी जो लाइबिलिटीज़ है, राइट्स है, उनको असर्टेड किया गया है या डिनाई किया गया है उस शूट या प्रोसीडिंग के अंदर। तो ऐसे फैक्ट को यहाँ पे नेसेसरी जो फॉलो किया जाता है उन्हीं फैक्ट्स को हम यहाँ पे फैक्ट इन इशू कहते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, व्हेनेवर, जब कभी भी, अंडर द प्रोविजन ऑफ अ लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स रिलेटिंग टू द सिविल प्रोसीजर, यानी कि सिविल प्रोसीजर के रिलेटिंग कोई भी लॉ है जो कि इन्फोर्स है उस टाइम, एनी कोर्ट जो कि रिकॉर्ड करती है एन इश्यू ऑफ अ फैक्ट, तो द फैक्ट टू बी असर्टेड और डिनाइड इन द आंसर टू सच इश्यू, यानी कि जो फैक्ट जो कि असर्ट करते हैं उन इश्यू के आंसर को या डिनाई करते हैं, तो वही इज अ फैक्ट इन इशू, वही फैक्ट इन इशू है। तो चलिए इस फैक्ट इन इशू को जो एविडेंस एक्ट के अंदर एक इल्यूस्ट्रेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं कि ए इज अक्यूज्ड ऑफ अ मर्डर ऑफ बी, यानी कि ए क्या है, अक्यूज्ड है किसका, बी के मर्डर का। तो यहाँ पे एट दिस ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट में बी इन इशू, फैक्ट कौन कौन से हैं कि दैट ए कॉज्ड बीज डेथ, यानी कि बी की डेथ है, ए ने की है। बी, यहाँ पे ए की इंटेंशन है उसको बी की डेथ करने की, या ए ने कोई सडन प्रोवोकेशन या कोई ग्रेव प्रोवोकेशन उसने बी से रिसीव की है, या फिर एट द टाइम ऑफ डूइंग बीज डेथ, यानी कि बी को मारते टाइम क्या ए अनसाउंड माइंड था, या फिर वो इनकैपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर, यानी कि क्या उस समय ए का माइंड कुछ ऐसी स्थिति में था कि उसको उस एक्ट के नेचर के रिगार्डिंग कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी, यानी कि वो अनसाउंड माइंड था। तो ये जो फैक्ट्स, ये जो पॉइंट थे, इनको यहाँ पर फैक्ट इन इशू कहते हैं, क्योंकि ये जो केस के अंदर इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है, असर्टेन किया जाना है, इन्हीं को डिनाई किया जाना है, इनको असर्टेन किया जाना है।
तो यहाँ पे डेफिनेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो फैक्ट इन डिस्प्यूट हैं उन्हीं को हम यहाँ पे फैक्ट इन इशू कह सकते हैं। तो यहाँ पर फैक्ट इन इशू को डिटरमाइन करने के लिए 2 थिंग्स हैं जो कि यहाँ पे कंसिडर करनी चाहिए। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज ऑब्वियस एंड सिंपल है, जो क्या कहती है कि फैक्ट शुड बी डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टी, यानी कि फैक्ट है जो डिस्प्यूटेड है बिटवीन द पार्टीज वो फैक्ट है होनी चाहिए फर्स्ट तो फैक्ट इन इशू होने के लिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है कि जो फैक्ट है शुड टच द क्वेश्चन ऑफ राइट और लाइबिलिटी, यानी कि जो फैक्ट है उनको क्या टच करना है, उसकी जो राइट या लाइबिलिटी है उनसे क्या वो फैक्ट्स हैं वो टच हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं, असर्टेन हो जाती है किसी भी फैक्ट के रिगार्डिंग, तो वो फैक्ट इन इशू होगा। क्रिमिनल मैटर के अंदर जो एलिगेशन चार्जशीट के अंदर लगाए गए हैं वो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, फैक्ट इन इशू। और सिविल मैटर के अंदर जो फ्रेमिंग ऑफ इशू जो कि ऑर्डर 14 रूल 1 to 7 के अंदर सीपीसी में प्रोवाइड किए गए हैं रिगार्डिंग द फ्रेमिंग ऑफ इशू, उसे ही हम फैक्ट इन इशू कहते हैं। यानी कि जो प्रोसेस है इस ऑर्डर 14 के अंदर प्रोवाइड किया गया उसके अंदर जो इशू फ्रेम होते हैं उसे ही हम यहाँ पे फैक्ट इन इशू कह सकते हैं। तो ये था फैक्ट इन इशू। आई थिंक ये जो दोनों टॉपिक्स हैं फैक्ट या फैक्ट इन इशू हैं उनके रिगार्डिंग आपको डिफरेंस या कहें इसके रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद में जो देखेंगे वो है एविडेंस। नाउ अब आता है एविडेंस। एविडेंस क्या है, जो कि सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। यहाँ पे जो टर्म एविडेंस है उसका मतलब है कि एनीथिंग, कुछ भी जिसके द्वारा बाय विच एनी अलेज्ड मैटर ऑफ फैक्ट इज आइदर एस्टैब्लिश्ड और डिसप्रूव, यानी कि कोई भी मटेरियल जिसके द्वारा कोई अलेज्ड मैटर ऑफ फैक्ट है उसको या तो डिसप्रूव करना है या उसको एस्टैब्लिश करना है, तो उसे हम एविडेंस कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वेदर एन एक्सप्लोजन टुक प्लेस बिफोर अ फायर ऑकर्ड, क्या एक फायर से पहले वहाँ पर कोई एक्सप्लोजन हुआ था। तो इस केस के अंदर जो नॉइस है उस एक्सप्लोजन की एंड उसका जो फ्लैश यानी कि चमक है वो एविडेंस है उसकी, यानी कि पीपल जिन्होंने वो नॉइस सुना था वो एविडेंस दे सकते हैं कि उस फैक्ट के रिगार्डिंग जो कि एक्सप्लोजन के रिगार्डिंग फैक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग वो एविडेंस दे सकते हैं। एविडेंस है वो कैन बी बोथ ओरल और डॉक्यूमेंट्री दोनों हो सकते हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं एविडेंस, एंड अदर फॉर्म में भी एविडेंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है, जैसे कि कोई डिलीवरी बुक है या कोई एंट्री बुक है या अदर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग है। इस तरह की जितनी भी कोई भी चीज़ें जिसको किसी मैटर को अगर प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है तो हम उसे एविडेंस कह सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 3 एविडेंस एक्ट को किस तरह से डिफाइन करता है कि एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स नंबर 1 ऑल स्टेटमेंट्स, जितनी भी स्टेटमेंट जिनके ऊपर विच द कोर्ट, जिनको कोर्ट परमिट करती है या रिक्वायर करती है टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस, यानी कि उसके बिफोर यानी विटनेसेस के द्वारा मेक की जा सकती हैं इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, यानी कि जो मैटर ऑफ फैक्ट इंक्वायरी के अंडर है उनके संबंध में। तो ऐसे स्टेटमेंट को यहाँ पे ओरल एविडेंस कहा जाता है। और सेकंड क्या कहता है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन के आधार पर यह क्लियर हो जाता है कि एविडेंस 2 टाइप के हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड ओरल एविडेंस। बट यहाँ पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही तरह के एविडेंस हो गए, इसके अलावा भी किसी अदर प्रकार के भी एविडेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर अदर मटेरियल को भी इंक्लूड किया जा सकता है। ये थी एविडेंस के रिगार्डिंग एक ब्रीफ डिस्कशन। यहाँ पर एविडेंस को डिटेल में डिस्कस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये एक बहुत वास्ट टॉपिक हो सकता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आई होप कि आपको ये तीनों टॉपिक फैक्ट एंड इशू एंड एविडेंस समझ में आ गए होंगे, इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनके भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हैं तो वो क्लियर हो जाएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।